Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the final part of this chapter, political parties. So let's start. तो अब हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस करती है। सबसे पहले तो बात करते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। पार्टीज में क्या होता है, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होता है, जिसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहाँ पे जो पावर है एक या कुछ जो पावरफुल लीडर्स होते हैं उन्हीं के हाथों में होती है। तो पार्टी जो है उनके आइडियाज़ पे ही पूरी तरीके से काम करने लग जाती है, और कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स या टाइम टाइम पर जो मीटिंग्स बुलाई जाती है कि पार्टी कैसे काम करेगी, इस पर डिसीजंस कैसे लिया जाएगा, वो पार्टीज मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाते हैं। उसके अलावा उनकी जो मेंबरशिप है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, मेंबरशिप अगर हम बात करते हैं कि उनकी मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट एक कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि पार्टी में कौन है, कौन पार्टी के मेंबर्स हैं, तो क्लियरली कुछ चीज़ें कई बार नहीं होती हैं। साथ ही साथ इंटरनल इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं करवाए जाते हैं, जिसका मतलब है जो जिस जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे काम करता है, और वहाँ के जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनके पास तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं होती कि पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, पार्टी अब कौन से निर्णय लेने वाली है किसी पॉलिसीज वगैरह को लेकर। ठीक है, और इसी के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट आता है कि यहाँ पे आपके जो पार्टीज की वैल्यू है, पार्टी के जो प्रिंसिपल है, पार्टीज की जो पॉलिसी है, उसके प्रति लॉयल्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे जो आपकी लॉयल्टी काम करती है वो पर्सनल लॉयल्टी काम करती है टुवर्ड्स किसकी होगी, जो पावरफुल लीडर्स हैं उनके, वहाँ पे अगर या उनकी तरफ आपकी लॉयल्टी होगी, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोग्रेस पार्टी में हो सकती है। उसके बाद आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे कोई भी ओपन और ट्रांसपेरेंट एक तो प्रोसीजर नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ ही लोगों के पास पावर रहती है। ऑर्डिनरी वर्कर जो है या ऑर्डिनरी जो मेंबर हैं वो एक टॉप पोजीशन में नहीं पहुंच पाते हैं इवन पार्टी में। तो अब डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब यही होता है कि एक के बाद एक, जिसे हम कहते हैं कि वंशवाद। ठीक है, तो पार्टी में हम पॉलिटिकल पार्टी से बेसिकली हम देखते हैं कि जो एक ही फैमिली के मेंबर हैं उन्हीं के जो मेन लीडर्स हैं या मेन मेंबर्स हैं वही पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, मेन पोजीशन पे हैं, उसके मेन लीडर हैं। ठीक है, और लीडर हमेशा ऑब्वियसली उन्हें ही सपोर्ट करता है जो उनसे क्लोज होगा या उनकी फैमिली मेंबर्स के फ्रेंड्स वगैरह हो गए। तो इस तरीके से पार्टी जो है उनके कंट्रोल में ही रहती है इनडायरेक्टली भी। ठीक है, तो और ऑब्वियसली ये अनफेयर है, दूसरे मेंबर जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं पार्टी के लिए भी एंड सोसाइटी के लिए भी, तो बेसिकली हम पार्टी के टर्म में ही बात करें, उसके बाद भी उनके वो एक टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इवन वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये बैड फॉर डेमोक्रेसी भी है, वंशवाद डेमोक्रेसी में कभी भी सपोर्ट इसको नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। ऑब्वियसली ओवर द टाइम हम देखते हैं कि पैसा हो गया या जो मसल पावर हो गई वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, इलेक्शन जीतना, पावर में आना, उस पावर को बना के रखना। तो इसके लिए वो किसी भी तरीके के शॉर्टकट्स पे बिलीव करेगा, उसको सपोर्ट करेगा अगर उससे वो जीत सकता है तो। ठीक है, और इसी के कई बार तो ये इसीलिए उन्हीं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं या अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा करते हैं जो बहुत सारी मनी जो है उनके लिए पैसे जो है वो रेज कर सकता है, जिससे वो कैंपेन में भी काम आएगा और डिफरेंट और भी चीज़ें होती है पार्टीज की फंक्शनिंग वगैरह इस सब में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मनी और मसल पावर की भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट रोल आता है, आजकल रिच पीपल जो है, कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, इनके पार्टीज की कैंपेनिंग में फंड्स वगैरह उन्हें देती है, और फिर वो फंड्स अगर उन्हें देती है
तो एक फेवर कर रही है तो उनसे वो फेवर वापस भी लेगी, क्योंकि जब वो पार्टी पावर में आ जाएगी तो उसके बाद वो ऐसी पॉलिसीज और डिसीजंस लेंगे जो उनके फेवर में जाएंगे। ठीक है। तो और बहुत से, अब मसल पावर में बात करें तो बहुत सी चीज़ों में वो उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, उन बेसिकली उन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं जो कि एज पर इलेक्शन कमीशन हमें नहीं करना चाहिए, बट वो उन क्रिमिनल्स को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। अब क्रिमिनल के पास तो मनी भी होगी और मसल पावर भी होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई होगा तो वैसे ही उसे मरवा वगैरह देगा। तो इस सेंस में हम एक बात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि ऑफन ये देखा जाता है पार्टीज के पास कोई आजकल मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती है, वोटर्स कंफ्यूज रहते हैं या कुछ ऐसा नया चॉइसेस नहीं आती या उनके दिमाग उनके फेवर में नहीं आती जिसके बेस पे वो किसी को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके ताकि वो पार्टी गवर्नमेंट बनाए। क्योंकि देखा जाता है जो बहुत सारी पार्टीज है, इवन जो वर्ल्ड में बहुत सारी पार्टीज हैं, उनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ना, अब वो थोड़ा सा कम हो गए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास आता है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ये जो है बेसिकली ब्रिटेन की पार्टीज हैं जिनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अब उतने डिफरेंट नहीं रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये सब एक सेम प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं, बट ये इस पे डिफर करते हैं कि उस पॉलिसीज को कैसे फ्रेम किया जाएगा या कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे इंडिया के टर्म में बात करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर जो डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो अब बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है, मोस्टली सब उस पर बिलीव करते हैं विद ह्यूमन फेस। ठीक है। और समटाइम पीपल ये भी देखते हैं कि वो एक डिफरेंट लीडर को इलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके देखो आइडियोलॉजी सेम सेम सी है। अब सेम सेट ऑफ लीडर्स हैं, वही आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, एक पार्टी आ रही है तो दूसरे लीडर्स आ रहे हैं, वो दूसरे लीडर्स भी कोई ऐसे कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं जो कि सिटीजन्स या वोटर्स के फेवर में हो। ठीक है। तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार वही लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को स्विच कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सेम ही पीपल होते हैं दूसरी पार्टी के अंदर, तो उनकी जो आइडियोलॉजी वगैरह होती है हमें ऑलरेडी पता होती है किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो एक मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स के सामने आजकल नहीं दिखती है। ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर ऑलरेडी हो चुका है तो इसलिए हम इसे समझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 1985 में आया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया क्यों गया था, पहले वो बात करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते थे ना, कोई भी एमएलए हो गया, एमपी हो गया, तो ये क्या करते थे, पार्टी चेंज करते रहते थे, या तो मनी रिवॉर्ड के लिए, या उन्हें कोई पोजीशन दी जाएगी, या उन्हें बोल दिया जाएगा तो कि तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। तो इसको कहा जाता था डिफेक्शन। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, जिसके तहत अगर कोई एमएलए एमपीज अपनी पार्टीज को चेंज करता है तो उसको लेजिस्लेचर में जो सीट मिली है वो सीट वो खो देगा, यानी अपनी पोजीशन से वो हट जाएगा। ठीक है। इससे जो डिफेक्शन था या जो पार्टी चेंजिंग का सिस्टम चल रहा था वो तो कम हुआ, बट साथ ही साथ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट या लिमिटेशन के तौर पर जो हमारे सामने आया कि अब जो पावर थी वो लीडर्स के हाथ में हो गई थी, जो पार्टी के मेन लीडर थे, क्योंकि एमपी और एमएलए को वो एक्सेप्ट करना पड़ता था जो पार्टी के लीडर डिसाइड करेंगे। ठीक है। अगर वो जो डिसाइड करेंगे उसको नहीं मानेंगे तब भी उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, उन्हें अपनी जो पोजीशन है वो खो सकते थे। ठीक है। तो ये चीजें वहां पे हो रही थी। अब दूसरा आता है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इतना बढ़ रहा था या क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ रहे थे, इसको रोकने के लिए क्या किया। सबसे पहले तो एफिडेविट, ईसीआई ने बोला कि एफिडेविट जारी करना होगा पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स का। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो रहा है वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल देगा, कितने उस पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उस पे डिटेल देगा, और लेकिन
उसके बाद जो है वोटर्स डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है या नहीं देना है। बट इसकी भी एक लिमिटेशन हमारे सामने ये आती है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा टूल नहीं है कि हम ये चेक कर पाए कि जो कैंडिडेट अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने क्रिमिनल केसेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या वो ट्रू है, क्या वो सही है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई हमारे पर टूल या मैकेनिज्म नहीं है चेक करने के लिए। उसके बाद ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी ऑर्डर दिया कि टाइम टाइम पर जो है इलेक्शंस होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, जिससे कि जो हमने बात करा था ऑर्डिनरी मेंबर्स से वो भी टॉप लीडर बन सकते हैं अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज है, वो स्किल्स है, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। इसका मतलब ये एक तरीके से शो करना कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सभी के सामने आना कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना पैसा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। बट ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी लिया, क्योंकि अगर इलेक्शंस होते भी थे नाम के, उसके बाद भी वही टॉप लीडर्स बने रहते थे, ठीक है। तो ये भी हम सही मायने में अभी नहीं कह सकते कि इसकी वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी सही मायने में पार्टीज के अंदर आई है, क्योंकि हमें रिजल्ट तो वैसे नहीं मिले हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लॉज बना सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से उनके इंटरनल अफेयर्स जो हैं वो रेगुलेट करने चाहिए या चलाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अलावा हम बात करते हैं उन्हें जो है अपने रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए कि कितने उनके मेंबर्स हैं, कौन कौन पार्टी के मेंबर्स हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह, और उनको जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पार्टी जिस आइडियोलॉजी पे, जिन पॉलिसीज पे बिलीव करती है, जिन आइडियाज़ के साथ आई है, जैसे हमने आपका पढ़ा वो एंटी करप्शन के बाद आया, तो वो आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेके आया है, ठीक है। क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो इन प्रिंसिपल के लिए काम करें। तो ये हुआ कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली पार्टी जो है निर्णय ले, किसी भी जो मनी है जैसे कि रिच पीपल या कंपनी जो उन्हें पे कर रही है उसके बेस पे वो कुछ काम ना करे, अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अपने प्रिंसिपल्स के बेस पे काम करे, ठीक है। और अगर पार्टी मेंबर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उसे रिजॉल्व करे एज अ जज बनकर, ठीक है। और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है पार्टी लीडर तक की, उसके लिए इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उस पोजीशन के लिए भी इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि विमेंस को भी टिकट मिलना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3 टिकट जो है विमेंस के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए, ताकि विमेंस भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके एक पॉलिटिकल पार्टी में। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है पार्टी के अंदर, उसमें भी विमेन का कोटा अलग से होना चाहिए, ताकि वो अपनी जितनी भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो गवर्नमेंट के सामने एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद कुछ तो ये भी कहते हैं कि हमें स्टेट फंडिंग कर देनी चाहिए इलेक्शंस की। बेसिकली इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कैंपेन एक्सपेंसेस हो गए या वैसे जो पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं वो करने चाहिए। अब इसके अलावा कुछ कहते हैं कि उसी स्टेट फंडिंग वाले में कैश दे देना चाहिए, जितनी वो भी उस बेस पे कि जितनी सीट लास्ट इलेक्शन में या जितने वोट्स किसी पार्टी ने क्या करे थे, सिक्योर करे थे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्वियसली रोल ऑफ पीपल और मीडिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया अवेयरनेस का काम करती है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है लोगों को अवेयर करने में। लोग अवेयर होंगे तो वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, कोई मूवमेंट्स हो सकता है, पिटिशंस दायर कर सकते हैं हम कोर्ट में रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आता है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म चाहता है, जेन्युइनली ये पॉलिटिकल पार्टीज काम करे, वो लोग जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। सो जस्ट हम रीड कर लेते हैं कि हमने कॉन्क्लूजन में क्या लिखा है। वी हैव डिस्कस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, उनकी मीनिंग क्या है ये भी हमने पढ़ा, हमें उनकी ज़रूरत क्यों है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या वो फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन,
ऑब्वियसली अगर लोग उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट में किसी भी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ की जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है वो एक तरीके से अच्छी है, लोग अवेयर हैं अपने राइट्स से, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज से भी। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from outside. तो ऑब्वियसली अगर पॉलिटिकल पार्टीज सॉरी पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी बुराइयां होती है, हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अगर ऑर्डिनरी कोई सिटीजन है वो उसकी सिर्फ बुराई ही कर रहा है, इवन वो ये ट्राई नहीं कर रहा कि वो उसमें जाके उन चीज़ों को सही करे, तो वो अगर ऐसे करते रहा तो इससे पॉलिटिक्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस के साथ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस ऑलरेडी होगी या हो जाएगी उसके बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूड होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल पोल हिज ट्यूटर।